आय के चक्रीय प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बचत के साथ साथ सरकारी व्यय चक्रीय प्रभाव में अंतःक्षेपण है। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? तो घाटे का बजट कब चलाती है? जब सरकार व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है। व्यय खर्च जो हो जाता है राजस्व से अधिक हो जाता है। इसके बाद है फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? मतलब घाटे का बजट कब चलाती है? ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर है जब सरकारी व्यय मतलब खर्च जो है राजस्व से अधिक। अच्छा, समझ लिए। मतलब इनकम जो है इनकम से ज्यादा खर्च हो जाता है तो घाटे का बजट बनाती है। सिंपल तो था। हमने निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी। इसका उत्तर निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन में दो शब्द शामिल है। 3 मामलों में दो शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान है। निम्नलिखित में से किस मामले में दो शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान नहीं है? तो ऑप्शन उत्तर डायरेक्ट पढ़ेंगे। वास्तविक जीडीपी और जीडीपी अपस्फीति कारक में परिवर्तन। ये टर्म जो शायद समझ में ना आए, इसे आप राइट डाउन कर सकते हैं या फिर से पढ़ सकते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च। ये सिंपल था। निम्नलिखित में से किस विधि आय और उपभोग स्तर के आधार पर गरीबी को मापती है? तो गरीबी रेखा। ठीक। एनपीपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है? तो ए, एनपीपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। किसी लेखांकन वर्ष के दौरान निवल अप्रत्यय कर सहित एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक कारक लागत का योगफल बाजार मूल्य पर एनपीपी कहलाता है। फिर से सुन लीजिए। किसी लेखांकन वर्ष के दौरान, ठीक, निवल अप्रत्यय कर सहित एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक लागत का योगफल बाजार मूल्य पर एनपीपी यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय। फिर से पढ़ते हैं। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? आधार वर्षों की कीमतों पर अनुमानित आय। इसके बाद है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस लागत पर विचार किया जाता है? तो वो कारक लागत पर विचार किया जाता है। इस पर है फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनपीपी का नया उपयोग क्या है? तो वो होगा प्रति व्यक्ति आय की गणना करना। एनपीपी का उपयोग होता है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना करना। एनपीपी बटे जनसंख्या। मूल्य नियंत्रण और राशनिंग की जांच के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय है। क्या उपाय है? तो मुद्रास्फीति। फिर से पढ़ते हैं। मूल्य नियंत्रण यानी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए रेशनिंग मुद्रास्फीति की जांच के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय। ठीक। इसके बाद है दी गई डेटा तालिका से व्यक्ति आय की गणना कीजिए। दी गई डेटा से व्यक्तिगत आय की गणना कीजिए। देखिए, निजी आय 1800 करोड़ में है। 1800 करोड़। निजी उद्यमों में निवल प्रतिधारित आय 500 करोड़ और निगम कर जो है
250 करोड़, तो क्या होगा? सी 200 2050 करोड़। ठीक। अब कैसे हुआ देखते हैं। व्यक्तिगत जो आय है उसमें निजी आय को जोड़ा जाता है, निजी उद्यम और निवल आधारित आय को जोड़ा जाता है और उसमें घटाया जाता है निगम कर को। तो जैसा कि मैंने कहा, व्यक्तिगत आय में 1800 करोड़ निजी आय था, प्लस 500 करोड़ निजी उद्यम की निवल प्रतिधारित आय था, उसको जोड़ के 2300 हुआ, और माइनस 250 जो था निगम पर था, तो उससे हो जाता है 2050 करोड़। उपहार कर उपहार कर, संपत्ति पर आदि जैसे करों को किस प्रकार के कर कहा जाता है? तो ये होगा कागजी कर। ठीक। कागजी कर है, उपहार कर एक कागजी कर है। ठीक। इसके बाद है, राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तु को क्यों शामिल नहीं किया जाता है? तो दोहरे लेखांकन से बचने के लिए, यानी डबल काउंटिंग उसे ना हो जाए, इसीलिए मध्यवर्ती चीजों को नहीं देखा जाता। उसके बाद है, यदि कर योग आधार में वृद्धि के साथ कर की दर घट जाती है तो यह प्रकार के कराधान को प्रतिगामी कहा जाता है। ठीक। प्रतिगामी यानी प्रोग्रेसिव। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि कर योग आधार में वृद्धि के साथ कर की दर घट जाती है तो इस प्रकार के कराधान को प्रोग्रेसिव कहा जाता है। ठीक। फिर से पढ़ेंगे, फिर से नहीं पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। हस्तांतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डी 1 और 3 में क्या है? सर देखिए, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हस्तांतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार द्वारा परिवार को हस्तांतरण भुगतान किया जाता है, एकदम सही है। उसके बाद, हस्तांतरण भुगतान का उपयोग अक्सर किसी समाज के भीतर आय के पुनर्वितरण के साधन के रूप में किया जाता है, दोनों बात सही है, तो इसलिए दोनों सही है। इसके बाद है, जीडीपी और कल्याण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो 1 और 2 होगा। तो 1 और 2 में क्या है? किसी देश की जीडीपी लोगों के कल्याण का सूचक है, बिल्कुल सही। यदि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ जाता है तो कल्याण भी समान रूप से नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल सही है, ऐसा जरूरी नहीं है बढ़ जाए। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आय की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तिगत द्वारा अर्जित कुल आय को दर्शाता है? तो वो व्यक्तिगत आय होगा। इसके बाद है, निवल प्रत्यक्ष करों की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है? तो फिर से क्वेश्चन कहते हैं, निवल अप्रत्यक्ष करों की गणना के लिए सूत्र है अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। इसके बाद है, एक सरकारी बजट 6,900 करोड़ का प्राथमिक घाटा दर्शाता है। सरकारी बजट है कोई, 6,900 का घाटा दर्शाता है, और ब्याज भुगतान कर राजस्व व्यय 400 करोड़ है। राजस्व घाटा 7,300 करोड़ के बराबर होगा। ठीक। उसके बाद है, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और अचल परिसंपत्ति के अधिग्रहण पर सरकार के व्यय को क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे इन्वेंट्री निवेश में शामिल नहीं किया जाता है? तो वो होगा वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन, इसे शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा निर्मित माल के स्टॉक में परिवर्तन को नोटिस किया जाता है, शामिल किया जाता है। कच्चे माल के स्टॉक में परिवर्तन, इसे भी शामिल किया जाता है, और अर्धनिर्मित माल के स्टॉक में परिवर्तन, इसे भी शामिल किया जाता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित आंकड़ों में दी गई उत्पादन लागत पर जीडीपी की गणना करें। तो कुछ आंकड़े हैं, उस पर